हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलदीप खुल्लर और इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनियन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो चैप्टर 5 है, उसके आर्टिकल 79 में यूनियन पार्लियामेंट की बात की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। तो इसमें बात की गई है कि जो हमारा पार्लियामेंट होगा, उसके 3 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट इज़ प्रेसिडेंट, सेकंड इज़ राज्यसभा एंड थर्ड इज़ लोकसभा। तो जो हमारा राज्यसभा है, इसके लिए उसमें शब्द इस्तेमाल किया गया है काउंसिल ऑफ स्टेट। जो राज्यसभा और लोकसभा जो शब्द हैं, ये 1954 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए थे। जो हमारा राज्यसभा है उसको अपर हाउस बोलते हैं, अपर चैम्बर बोलते हैं, और लोकसभा को लोअर हाउस, लोअर चैम्बर का नाम दिया गया है। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, वो हमें लोकसभा या राज्यसभा में नहीं देखने को मिलेंगे, बट स्टिल हम देखते हैं कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट का एक अटूट हिस्सा है, एक इंटीग्रल पार्ट माना गया है। आगे हम बात करेंगे काउंसिल ऑफ स्टेट की, यानी कि राज्यसभा की। डिटेल में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा, इसकी बनतर। तो जो काउंसिल ऑफ स्टेट है, राज्यसभा है, इसमें हम देखते हैं कि टोटल जो सीट्स हैं वो है 250। 250 इसकी मैक्सिमम सीट्स हैं। तो 245 के ऊपर फिलहाल हमें एमपीज देखने को मिलते हैं। इसमें से 12 सीट्स ऐसी होती हैं जिसके ऊपर हमें ऐसे एमपीज देखने को मिलेंगे जो अपनी फील्ड में, लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट्स में, सोशल सर्विसेज में काफ़ी नाम कमा के बैठे होंगे। तो ऐसी जो 12 सीट्स होंगी, वहाँ पे हमें इलेक्शंस नहीं देखने को मिलते। वहाँ पे हमें देखने को मिलता है नॉमिनेशन। डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं इन 12 सीट्स के ऊपर। जो बेसिस है रिप्रेजेंटेशन का, वो हम देखेंगे कि जैसी पॉपुलेशन है किसी स्टेट की, अगर किसी की पॉपुलेशन स्टेट की ज़्यादा है, तो वहाँ से जो राज्यसभा के मेंबर हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन कम है, तो वहाँ के जो एमपीज होंगे राज्यसभा में, उनका भी जो नंबर है वो भी हमें कम ही देखने को मिलता है। तो जो इलेक्शंस हैं, उसमें हम देखेंगे कि 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है इलेक्शन का तरीका और दूसरा होता है नॉमिनेशन का तरीका। एक तो नॉमिनेशन की बात हमने ऑलरेडी कर दी है, दूसरा होता है इलेक्शन का प्रोसीजर। तो उसमें हम देखेंगे कि बाकी जो सारे मेंबर हैं, वो इलेक्ट होते हैं बाय द वोटर्स। तो इसमें डायरेक्टली हम वोट नहीं करते। यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं जो एमएलएस होते हैं, वो इसमें वोट करते हैं। स्टेट के एमएलएस अपने जो होने वाले एमपीस होंगे उनके लिए वोट करते हैं। जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे अलग अलग पार्टीज के, उनको अलग अलग पार्टीज के जो एमएलए होंगे वो वोट करते हैं। देन आगे हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन। तो इनकी क्वालिफिकेशन सबसे जो महत्वपूर्ण है कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए सिंपली लिखा होता है कि काउंसिल ऑफ स्टेट के जो मेंबर बनने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी 30 साल एज जो है वो कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए। वो किसी भी तरीके से इलेक्शन कमीशन के जो भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो एलिजिबल होना चाहिए। और जो भी टाइम टू टाइम पार्लियामेंट के जो रूल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंगली भी एलिजिबल होना चाहिए। आगे है कि कैसी सिचुएशन में डिस्क्वालीफाई, अयोग्य ठहराया जा सकता है किसी कैंडिडेट को या किसी एमपी को राज्यसभा का मेंबर बनने से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो कोई भी सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट की जॉब ना करता हो, यानी कि वो सरकारी नौकरी ना करता हो। उसका दिमाग सही होना चाहिए, यानी कि किसी भी कोर्ट के द्वारा उसको पागल घोषित नहीं किया होना चाहिए। उसने किसी दूसरे देश की विलिंगली नागरिकता ना ली हो, और जो भी पार्लियामेंट के जो रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। आगे है डिसीजन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, यानी कि जो एमपीज हैं राज्यसभा के, क्या इनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है राष्ट्रपति के ऊपर। राष्ट्रपति भी इसके ऊपर इंडिपेंडेंटली निर्णय नहीं लेते। किसी एमपी को राज्यसभा के डिस्क्वालीफाई करने से पहले वो इलेक्शन कमीशन की मदद ले सकते हैं, उनके द्वारा उनकी हेल्प ले सकते हैं। ये आप देख सकते हो रिप्रेजेंटेशन है अलग अलग स्टेट की राज्यसभा में। पंजाब में आप 7 देखोगे, उत्तर प्रदेश बड़ी स्टेट है तो यहाँ से आपको 31
एमपीज देखने को मिलते हैं। आगे हम बात करेंगे कि जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं इनका टर्म कितना होता है, यानी कि कार्यकाल कितना होता है, कितने समय तक एक एमपी अपनी जो सेवाएं हैं राज्यसभा में देता है। तो वो है 6 साल। ये 6 साल तक अपने ऑफिस में काम करते हैं। आगे है कोरम, यानी कि गण पूर्ति हिंदी में। तो यानी कि मिनिमम कितने मेंबर राज्यसभा में प्रेजेंट होंगे तो तभी वहां की जो वर्किंग है सेशन चलेगा उस दौरान। तो वो होता है 10%। कम से कम 10% एमपीज प्रेजेंट होने चाहिए राज्यसभा में, तभी इनकी जो वर्किंग होती है वो चलेगी। आगे है सेशन। तो इनके 3 सेशन हमें देखने को मिलते हैं साल में। BMW शॉर्टकट है, अगर आपने याद रखना है BMW। फर्स्ट जो बी है इसको हम बोलते हैं बजट सेशन, एम है मॉनसून सेशन, एंड डब्ल्यू है विंटर सेशन। 3 सेशन एक साल में हमें देखने को मिलते हैं राज्यसभा के, ऐसे ही लोकसभा के होते हैं। और 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम जो गैप है वो 6 महीने से ऊपर नहीं हो सकता। आगे है कि राज्यसभा को प्रिजाइडिंग ऑफिसर इनका कौन होता है, यानी कि जो लीडर होगा इस हाउस का वो कौन होगा। वो होता है हमारे देश का उपराष्ट्रपति। उनको राज्यसभा में बोला जाता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। आगे कौन कौन सी जो लैंग्वेजेस हैं इसमें हमें इस्तेमाल होते हुए देखने को मिलती हैं। आर्टिकल 120 में क्लियरली लिखा हुआ है कि हिंदी और इंग्लिश का इस्तेमाल हो सकता है, साथ ही साथ विद द परमिशन, प्रायर परमिशन ऑफ हेड ऑफ द हाउस, यानी कि एक्स ऑफिशियो की परमिशन से यहाँ पर बाकी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे है कि कौन कौन सी पावर होती है राज्यसभा की या इनके कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव पावर, वैधानिक शक्तियां। तो वैधानिक शक्तियां यानी कि मेन इनका काम होता है कानून बनाने का। लोकसभा राज्यसभा का मेन काम है कानून बनाना देश के लिए। तो कानून जब बनाते हैं तो हम देखते हैं कि 3 लिस्ट होती हैं, 3 विषय होते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट के ऊपर काम बनाने का काम किया जाता है राज्यसभा के द्वारा। और इन तीनों लिस्टों के अलावा भी हम देखते हैं कि एक होती है रेसिडुअरी पावर, यानी कि ऐसा कोई विषय जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल ना हो तो उसको हम बोलेंगे रेसिडुअरी पावर। यानी कि जो भी बाकी बची खुची शक्तियां होंगी उसके ऊपर जो कानून बनाने का अधिकार है वो भी इन्हीं के ऊपर, इनके हाथ में होता है। इन केस अगर राज्यसभा लोकसभा से एक हाउस से बिल पास हो रहा है और दूसरे से पास नहीं हो रहा तो ये डेडलॉक वाली सिचुएशन बन जाती है। ऐसे में प्रेसिडेंट अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के इकट्ठे मेंबर बैठेंगे उस दिन और बिल को उस दिन इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो ऐसे भी बिल को पास करवाया जा सकता है। काउंसिल ऑफ जो स्टेट है यानी कि राज्यसभा, कंपैरेटिवली इनका जो हाउस है लोकसभा के मुकाबले कमजोर होता है। आगे हम इसके बारे में चर्चा भी करेंगे। सेकंड है एग्जीक्यूटिव पावर्स, कार्यकारिणी शक्तियां। तो जो कार्यकारिणी शक्तियां हैं इसमें हम देखते हैं कि जो राज्यसभा है इनके पास इक्वल पावर ही होती है लोकसभा के मुकाबले। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो सारे कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा को, और स्पेसिफिकली वो लायबल होते हैं, आंसरेबल होते हैं लोकसभा को। तो जो एग्जेक्टिव पावर में हम देखते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है राज्यसभा में हमें नहीं देखने को मिलता। और साथ ही साथ इनके पास पावर होती है एडजर्नमेंट मोशन की, इंट्रोड्यूसिंग रेजोल्यूशन की, कॉल अटेंशन मोशन की इनके पास पावर होती है, डिमांड कर सकते हैं हाफ एन आवर डिस्कशन के लिए राज्यसभा में। थर्ड इज फाइनेंशियल पावर, वित्तीय शक्तियां। तो वित्तीय शक्तियां इनके पास लोकसभा के मुकाबले कम होती हैं, जैसे कि मनी बिल है। और इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं कि मनी रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे बड़े बड़े देश के वो हमें लोकसभा में प्राइमरली देखने को मिलते हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पे मनी बिल। मनी बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। इनके पास सिर्फ होता है कि एक फॉर्मल कंसेंट देनी होती है। अगर वो भी 14 दिन में नहीं देते तो ऑटोमेटिकली राज्यसभा से पास समझा जाएगा। जो मनी बिल होता है वो इंट्रोड्यूस भी यहाँ पर नहीं होता। फिर इसके बाद जो बजट होता है वो भी हमें लोकसभा में ही देखने को मिलता है। फोर्थ इज कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, यानी कि
देश में अगर संवैधानिक संशोधन होनी है तो क्या इनके पास कोई पावर है? तो इसका आंसर है हाँ। जैसे लोकसभा के पास पावर है, वैसे ही राज्यसभा के पास भी पावर है। दोनों हाउस से, लोकसभा और राज्यसभा से स्पेशल मेजॉरिटी से वो बिल पास होगा। अगर इनके द्वारा स्पेशल मेजॉरिटी के साथ बिल नहीं पास किया जाएगा तो उसको पास नहीं माना जाता। तो इस मामले में इनके पास लोकसभा के मुकाबले एक जैसी पावर होती है। इसके बाद हम देखेंगे बाकी अदर पावर, बची कुची शक्तियां, मिसलेनियस पावर। तो इसमें हम देखेंगे कि जैसे इलेक्शन होते हैं राष्ट्रपति के, तो उसमें हम देखेंगे कि मेंबर ऑफ राज्यसभा पार्टिसिपेट ओनली, हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिलती है राज्यसभा के सदस्यों की। एंड देन उसके बाद हम देखें कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है can be removed only if resolution of impeachment is passed by both the houses। अगर देश के राष्ट्रपति के खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसेस देखने को मिलता है, यानी कि उनको रिमूव करने का प्रोसेस स्टार्ट होगा। स्टार्ट दोनों हाउसेस से हो सकता है, राज्यसभा और लोकसभा से, और दोनों ही हाउसेस थे मेजोरिटी के साथ पास होगा। देन हम देखेंगे कि जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज अगर कोई रिमूव किया जाता है तो उसको भी दोनों ही हाउसेस से उस रेजोल्यूशन को पास किया जाएगा। देश में अगर इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो उसकी अप्रूवल भी दोनों ही हाउसेस से हमें देखने को मिलेगी। अगर देश में मान लो जब सेशन नहीं चल रहा होगा लोकसभा का या राज्यसभा का, तो उस दौरान हमें देखने को मिलता है ऑर्डिनेंस, यानी कि डायरेक्टली राष्ट्रपति के पास इतना अधिकार होता है कि वो कानून बना सकते हैं, और उसकी वैलिडिटी होती है 6 महीने। तो उस जो 6 महीने की जब वैलिडिटी खत्म हो जाएगी या लोकसभा या राज्यसभा का सेशन स्टार्ट होगा, तो क्या कानून बनाना है उसको परमानेंटली या नहीं बनाना, तो ये भी इन्हीं के दोनों के हाथों में होता है, लोकसभा और राज्यसभा। आगे हम बात करेंगे एक्सक्लूसिवली पावर्स ऑफ राज्यसभा, ऐसी शक्तियां जिनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा कर सकता है, लोकसभा नहीं कर सकता। तो हमने बात की थी ऊपर कि यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है एंड कॉन्करेंट लिस्ट होती है। यूनियन लिस्ट जो होती है उस पे तो दोनों कानून बनाते हैं। अब है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जो भी विषय होंगे उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार होता है स्टेट गवर्नमेंट्स का। मगर अगर कोई ऐसा इशू है जो स्टेट लिस्ट में शामिल है और फॉर द टाइमिंग वो लगता है कि वो नेशनल इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो उसके ऊपर भी राज्यसभा क्या करेगा कि एक रेजोल्यूशन लेके आएगा राज्यसभा में और उसको 2/3 मेजोरिटी से पास करेगा, और जो भी स्टेट लिस्ट में विषय शामिल होते हैं उसके ऊपर भी कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा के पास आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि जैसे इंडिया में आप देखते हो कि यूपीएससी कंडक्ट करवाता है ऑल इंडिया सर्विसेज के एग्जाम, जिसमें हम बात करते हैं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस की। तो अगर कोई नई सर्विस इंट्रोड्यूस करनी है, शामिल करनी है, तो ये भी अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास ही होता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि अगर उपराष्ट्रपति के खिलाफ उनको हटाने के लिए एक रेजोल्यूशन स्टार्ट करना है तो वो भी सिर्फ राज्यसभा से ही स्टार्ट होगा। तो ये तो हो गई इनकी पावर राज्यसभा की। इसके बाद हम देखेंगे कि इनकी पोजीशन क्या है राज्यसभा की। तो हम देखेंगे कि हमारे देश में जो राज्यसभा है वो अपनी स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। तो देश में देखो एक फेडरल प्रिंसिपल है, नॉर्म्स है, उसको फॉलो किया गया है। मगर फिर भी हम देखेंगे कि पूरी तरह फेडरल स्ट्रक्चर इस कॉन्टेक्स्ट में तो एटलीस्ट नहीं हमें देखने को मिलता, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर नंबर वाइज हमें देखने को मिलती है। ये नहीं है कि हर एक स्टेट से इक्वल एमपीज राज्यसभा में हमें देखने को मिलते हैं। हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं कि हर एक पार्टी के जो मैच्योर मेंबर्स होते हैं, सीनियर स्टाफ होगा, हाईली एक्सपीरियंस्ड जो स्टाफ होगा, वो अक्सर राज्यसभा के मेंबर बना दिए जाते हैं। यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिलता है कि कई बार लोकसभा में जल्दबाजी में कुछ बिल पास कर दिए जाते हैं, तो राज्यसभा के पास जब ऐसे बिल आते हैं जिनका लॉन्ग टर्म देश को नुकसान हो सकता है, तो राज्यसभा उसके ऊपर अच्छे से चिंतन करते हैं, गहन करते हैं, तो ऐसे बिल पास नहीं होते हैं। तो ये भी हम बोल सकते हैं कि एक अच्छा जरिया है, कोई कमी को जो होती है बिल में लोकसभा के द्वारा इनिशिएटिव में, उसको दूर किया जा सके। देन हम देखते हैं कि ये एक परमानेंट चैम्बर है। परमानेंट चैम्बर का मतलब कि ये कोई 5 साल या 6 साल बाद ये हाउस
पूरी तरह डिसॉल्व नहीं होता। जैसे लोकसभा हम देखते हैं कि जब 5 साल सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर लेती है, तो जो सरकार का उस दौरान लोकसभा का जो सेशन होता है, उसके साथ ही सरकार भी भंग हो जाती है। तो कुछ समय के लिए हम देखते हैं कि लोकसभा बिल्कुल पूरी तरह समाप्त हो जाता है, मगर राज्यसभा के केस में ऐसे नहीं होता। इसमें क्या होता है कि 1/3 मेंबर जो होंगे राज्यसभा के, रिटायर होते हैं 2 साल बाद। तो ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस चलता रहता है। इनको बोला जाता है कि एल्डर्स, जो जैसे घर के बड़े होते हैं। तो इस तरीके से हमें इनका जो काम है देखने को मिलता है, क्योंकि अलग अलग पार्टियों के जो सीनियर मेंबर्स होते हैं वो इसके हिस्सा बनते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो हमें डिस्कशन देखने को मिलती है वो भी अच्छे स्तर की देखने को मिलती है। तो हम नटशेल में ये बोल सकते हैं कि जैसे ब्रिटिश में हमें देखने को मिलता है लॉर्ड ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स, तो वो भी हमारे देश के राज्यसभा के ही मुकाबले हैं। वहाँ पे क्या होता है कि जो रॉयल फैमिलीज हैं, वहाँ के जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनको सदस्य बना दिया जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स का। और जब तक वो जीते हैं तब तक वो हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर रहते हैं। मगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ऐसे नहीं है। यहाँ पर जो हाईली एक्सपीरियंस, जो सीनियर मैच्योर मेंबर होंगे किसी पॉलिटिकल पार्टीज के, वो देखने को मिलते हैं हमें राज्यसभा में, और वो काफ़ी इफेक्टिवली अच्छे से एक दूसरे के साथ डिबेट करते हुए भी हमें देखने को मिलते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर।